वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह तीसरा भाग है। इसके पिछले भाग आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यह प्रतिदिन शाम को 6 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी 6 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को तैयार कर लीजिए। तो इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का नियम क्या है। तो क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे और क्लास 9 में भी पढ़े होंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा को न तो क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जा सकता है, न तो ही क्या नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी आवेश संरक्षण का नियम लिखा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न तो क्या कर सकते हैं, नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरण किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। तो बहुत आसान है। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम आप लोग पढ़े हैं, उसी प्रकार आवेश संरक्षण का नियम है। तो अब यहाँ लिखेंगे आवेश को आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तो कितना आसान है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। यह नियम आवेश, याद रखेंगे किसका, आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। कितना आसान है। तो आवेश संरक्षण का नियम जो है एक बार और ध्यान से समझेंगे। आवेश को न तो क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और आवेश को न तो ही क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरण किया जा सकता है। यह नियम आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है। इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। बहुत आसान नियम है। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश के परमाणुकता या क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है। यह बहुत ही आईएमपी नियम है। यह कई साल पेपर में आ चुका है। तो अब इसके बारे में समझेंगे।
तो यहाँ पे नोट करेंगे आवेश की परमाणुकता या क्वांटीकरण सिद्धांत। यह जो नियम है, सिद्धांत, यह कई साल के पेपर में आ चुका है। तो इस सिद्धांत को आप लोग याद कर लीजिएगा। और याद यहाँ ध्यान कम दीजिए, पहले समझिए। याद करने का प्रयास नहीं किया जाता है, पहले समझा जाता है। और आपको ऐसा ही जो है समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो यह जो फिजिक्स है ये गणित है, गणित जैसे गणित लगाया जाता है ऐसे ही आपको फिजिक्स भी आगे चल के पढ़ना है। तो अब जो हमारा क्या है, आवेश के परमाणुकता या क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है। तो इसका अर्थ यह है, क्वांटीकरण मतलब संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह हमेशा जो होता है पूर्ण संख्या होता है। क्वांटीकरण मतलब संख्या होता है, लेकिन किसका संख्या, तो इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या जो होता है वह हमेशा किस संख्या में होता है, पूर्ण संख्या में होता है। पूर्ण का मतलब जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा। जैसे पूर्ण 1.5 2.3 यह दशमलव पॉइंट में नहीं होता है। याद रखेंगे, दशमलव में यह जो हमारे इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है कभी नहीं होता है दशमलव। जैसे 1.5 इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऐसा नहीं होता है। कभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा किस में होता है, तो पूर्ण संख्या में ही होता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आवेश के परमाणुकता सिद्धांत के अनुसार अब यहाँ से जो है परिभाषा को अब यहाँ पे लिखा जाएगा। तो आवेश के परमाणुकता सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, तो अब यहाँ लिखेंगे किसी भी वस्तु में, याद रखिएगा, किसी भी वस्तु पर लिख दीजिए, वस्तु पर इलेक्ट्रॉन संख्या हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। कौन संख्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। याद रखिएगा, पूर्ण संख्या होता है, संख्या होती है। तो अब यहाँ लिख देंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उसे विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब दशमलव पॉइंट में नहीं लाना है। हमेशा जो आता है जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है हमेशा किस संख्या में होता है, पूर्ण संख्या में होता है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 आपको ऐसे जो होते हैं, यह जो है पूर्ण संख्या माना जाएगा। और इसमें जो दशमलव पॉइंट में इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ लिख देंगे इस सिद्धांत को
आवेश की क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। आवेश की क्या कहते हैं? क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत कहते हैं। तो आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत समझ में आ गया होगा आप लोग को, और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट भी करते चलिए, जिससे आपको क्या होगा, आपको याद भी होता रहेगा। तो आवेश के क्वांटीकरण संख्या से क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह सदैव जो होती हैं पूर्ण संख्या होती हैं, और इसको जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धांत को ही क्या कहेंगे, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो वैद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी पिंड को अपनी ओर क्या कर लें, आकर्षित कर लें, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि वैद्युत का चारों ओर का वह क्षेत्र, वैद्युत का चारों ओर का, वैद्युत का चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत किसी पिंड को या किसी वस्तु को भी लिख सकते हैं, किसी पिंड को अपने ओर, किसी पिंड को क्या कर ले, अपने ओर आकर्षित कर लें, अपने ओर क्या कर लें, आकर्षित कर लें, क्या लिखें, वैद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी पिंड को अपने ओर क्या कर लें, आकर्षित कर लें, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो बहुत आसान परिभाषा है, इसे अपने कॉपी में भी क्या करिए, नोट कर लीजिए कि वैद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी पिंड को अपने ओर क्या कर लें, आकर्षित कर लें, वैद्युत क्षेत्र कहलाती है या वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसका परिभाषा जो है बनाना सिखाया जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ध्यान देना है, सूत्र अगर याद है तो इसकी परिभाषा क्या करेंगे, बना लेंगे। तो इसका परिभाषा पहले यहाँ लिख दे रहे हैं और उसके बाद से आपको परिभाषा बनाना सिखाएंगे। तो एकांक वैद्युत क्षेत्र में भी क्या पढ़े हम लोग, वैद्युत क्षेत्र पढ़े हैं। तो लिखेंगे आपका वैद्युत क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले, एकांक धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, लगने वाले कौन बल को, वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे याद रखेंगे, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं।
तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पे लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। तो अब यह परिभाषा कैसे बना, अब इसके बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ सूत्र लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ सूत्र याद रखिएगा, वैद्युत बल। वैद्युत बल बटा वैद्युत बल बटा आवेश क्या होता है? आवेश होता है। अब इसी सूत्र से इसकी परिभाषा को क्या किया गया है? बनाया गया है। अब देखेंगे ध्यान से, ये बट्टे के नीचे क्या लिखा गया है? आवेश लिखा गया है। तो जब आवेश बट्टे के नीचे है, तो जब भी बट्टे के नीचे जो शब्द लिखा गया है उसको ध्यान दीजिएगा, एकांक पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? एकांक। तो एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश पर लगने वाले कौन से बल? वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसी में इसका परिभाषा छिपा हुआ है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, परिभाषा को क्या होगा? याद हो जाएगा। तो कैसे बोलेंगे? एकांक धनावेश पर लगने वाले कौन से बल? वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे ई बराबर हो जाएगा, वैद्युत बल किससे प्रदर्शित करेंगे? वैद्युत बल को एफ से, और आवेश को किससे प्रदर्शित करेंगे? क्यू से। तो ई बराबर क्या आ गया? एफ बटा क्यू। अब इस सूत्र को नोट कर लेंगे। यह सूत्र के सहायता से आगे चल के अभ्यास में न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो ई बराबर एफ बटा क्यू। तो एफ का नाम क्या है? वैद्युत, एफ का नाम वैद्युत बल, और क्यू का नाम आवेश, और ई का नाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं बीमा। मात्रक एवं बीमा, इसका मात्रक क्या होगा और इसका बीमा क्या होगा? अब मात्रक बीमा समझेंगे। अभी हम लोग पढ़े हैं ई बराबर, सूत्र क्या पढ़े हैं? ई बराबर पढ़े हैं, ई बराबर एफ बटा क्यू। तो अब दूसरे लाइन से लिखेंगे ई का मात्रक। ई का मात्रक मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक इधर हो जाएगा एफ बटा क्यू का मात्रक। अब एफ का मात्रक क्या होगा? तो एफ बटा क्यू का मात्रक, एफ का मात्रक क्या होगा? तो एफ का मात्रक जो होगा न्यूटन होगा। क्या होगा? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। तो क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलाम। तो यह किसका मात्रक आ गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आ गया न्यूटन प्रति कूलाम। तो समझ में आ गया होगा कैसे मात्रक निकाला गया। एफ का मात्रक न्यूटन, क्यू का मात्रक कूलाम होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या? बीमा। तो यहाँ लिखेंगे ई का बीमा। यहाँ लिख देंगे ई का बीमा बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे एफ बटा क्यू का बीमा। अब इसका बीमा नोट कर लेंगे। तो एफ का बीमा क्या होगा? तो एफ का बीमा क्लास आप लोग 11 में पढ़े होंगे कि एफ का बीमा क्या होता है। मतलब बल का बीमा होता है, याद रखिएगा, यम एल टी पे -2। यम एल टी पे -2। अगर आप बीमा नहीं जानते हैं तो
क्लास 11 के वीडियो अपलोड है बीमा पार्ट। उस बीमा का वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिए कि बीमा कैसे निकाला जाता है। प्लेलिस्ट में है भौतिक विज्ञान क्लास 11 में बीमा है, वहाँ से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर बीमा अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो ज़रूर देखिए। यम एल टी पे -2 किसका बीमा है? तो यह बल का बीमा है। और आवेश का बीमा क्या होता है? तो आवेश का बीमा याद रखिएगा AT होता है। आवेश का बीमा क्या होता है? AT होता है। तो यह ऊपर जो लिखे बीमा ये बल का, और नीचे जो बीमा लिखे हैं आवेश का बीमा AT। अब यह T जो है ऊपर जाएगा तो यहाँ -2 घात है, और यह 1 घात ऊपर जाएगा तो -3 घात हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पर 1 घात है, ऊपर जब जाएगा तो माइनस घात हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे बीमा बराबर करके यम, क्या आएगा? यम यल T पर -3, T पर कितना? -3, और A का क्या हो जाएगा? इनवर्स, 1 ऊपर -1 को स्टेप बंद कर देंगे। बीमा क्या गया? यम यल T पे -3, A का इनवर्स। T पे -3 कैसे आया? -2, और यहाँ पर 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो -2 -1 मिल करके -3 होगा। और A जो है यहाँ पर 1 घात है, ऊपर जाएगा तो -1 घात हो जाएगा। तो आज का पढ़ाई आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा कैसे बनाया गया, मात्रक कैसे निकला, बीमा कैसे निकला। बीमा नहीं जानते हैं तो बीमा वाले वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। तो आज इतना ही वीडियो में बताया जाएगा, और 7 बजे केमिस्ट्री का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। तो कल मिलेंगे 6 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।